प्रिय विद्यार्थियों, हमने समाजशास्त्र के उद्भव पर अभी तक जो चर्चा की है उसमें मैंने आपको समाजशास्त्र का जो प्रारंभिक एक इतिहास रहा है उससे कुछ परिचय कराने का प्रयास किया और एक सुविधा के दृष्टिकोण से पुस्तकों में भी समाजशास्त्र के प्रारंभ का अलग अलग रूपों में वर्णन हमें देखने को मिलता है या उसके अलग अलग कालों में उसको विभक्त करके उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। यही प्रयास मेरा भी रहा कि आप लोगों को चरणबद्ध तरीके से कैसे समाजशास्त्र का उद्भव हुआ वो समझाने का प्रयास करूं। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि समाजशास्त्र के उद्भव का जो प्राथमिक चरण था वो विश्व परिदृश्य में, क्योंकि भारत में समाजशास्त्र के उद्भव की जब बात आएगी तो हम अलग से उस पर चर्चा करेंगे। तो विश्व परिदृश्य में यूनान में, प्राचीन जो यूनान है वहाँ पर जो प्लेटो और अरस्तु के साथ में जो प्रारंभ हुआ था वो बढ़ते बढ़ते द्वितीय चरण में पहुँचता है और द्वितीय जो चरण है उसका जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वह है 6ठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का काल। ये एक प्रकार का वैज्ञानिकों द्वारा माना गया काल है कि ये 14वीं से 6ठी शताब्दी जो है, 6ठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी का काल जो है वो समाजशास्त्र का एक द्वितीय अवस्था उसकी मानी गई है, जो कि वैज्ञानिकों की सोच या उस वक्त की जो पुस्तक या जो भी किताबें या तथ्य हमें जो मिले हैं उसमें किस प्रकार के से सामाजिक घटनाओं पर अध्ययन या चिंतन किया जाता रहा है, उस संदर्भ में ही उसको अलग अलग कालों में समझा गया है। हालांकि प्राथमिक काल के बाद में द्वितीय काल में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया जो उसके द्वितीय अवस्था में, वो सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि अब सामाजिक समस्याओं को समझने में धर्म के साथ साथ दर्शन का सहारा भी जो लिया जाता रहा, अभी तक जाता रहा था, उस धर्म और दर्शन के स्थान पर 13वीं शताब्दी में सामाजिक समस्याओं को समझने में एक प्रकार से तार्किक ढंग जो है, तर्कबद्ध जो ढंग है, उसको अब यहाँ पर प्राथमिकता दी जाने लगी, तार्किकता को प्राथमिकता दी जाने लगी। इससे पहले जो अवस्थाएं रही उसमें धर्म और दर्शन का सहारा ज़्यादा लिया जाता रहा, लेकिन अब यहाँ पर सामाजिक समस्याओं के लिए तर्कबद्ध तरीके से किसी चीज़ को समझने का जो प्रयास है, जैसे कि हम वाद विवाद प्रतियोगिता में देखते हैं, एक व्यक्ति उसके पक्ष में तर्क रखता है, दूसरा व्यक्ति उसके विपक्ष में तर्क रखता है और अंत में आकर एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर कि दोनों से ही जो कंक्लूज़न निकलता है, पक्ष और विपक्ष दोनों से, उसके आधार पर उस ज्ञान को समझा जाता है, उस जानकारी को समझा जाता है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो एक नए रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन जो है वो तर्क शक्ति के द्वारा उसका महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। थॉमस एक्विनस 1227 से 1274 ईसा पूर्व की उनकी अवस्था है, काल रहा उनका। इसी प्रकार से दांते की रचनाओं में भी मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना गया और समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही साथ इस काल में समाज को परिवर्तनशील माना गया और यह भी बतलाया गया कि परिवर्तन के पीछे कुछ निश्चित नियम होते हैं, सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं। ये मैंने पहले भी आपको कहा कि समाजशास्त्र में यही बात समझी गई कि जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं जो है वो कुछ निश्चित नियमों के आधार पर घटित होती है, वैसे ही समाजशास्त्र में भी या समाज में भी सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वो कुछ निश्चित नियमों के आधार पर होती हैं, अकस्मात नहीं होती। और ये सोच जो है वो 13वीं शताब्दी के आसपास जो है वैज्ञानिकों को समझ में आने लग गई थी और ज्ञान का एक नया स्वरूप हमारे सामने आने लग गया था। तो इस रूप में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र के उद्भव के द्वितीय चरण के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि एक प्रकार से तार्किक ढंग से जो एक नया उद्भव हुआ समाज में सामाजिक समस्याओं को समझने का तरीके में, अध्ययन की पद्धति में, उसमें एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि वैज्ञानिकता की ओर कदम बढ़ चुका था। क्योंकि जैसा कि बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ और पुस्तकों में आता भी है कि कोई भी चीज़ें अकस्मात नहीं होती, आकस्मिक नहीं हो जाती हैं। जैसे प्रकृति में हर चीज़ का एक निश्चित नियम होता है, दिन के बाद रात आएगा, रात के बाद में दिन आएगा, या ऋतुएँ अपने आप में निश्चित है, उसी प्रकार से समाज में भी सामाजिक घटनाओं के कुछ निश्चित नियम होते हैं। तो समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव भी कोई अकस्मात तो नहीं हो गया कि एकदम से बैठे बैठे अगस्त कौन को समझ में आया कि 1838 में समाजशास्त्र को बना दिया जाए एक अलग विषय के रूप में, ऐसा तो नहीं हो सकता।
उसका एक निश्चित पद्धति, उसका एक निश्चित क्रम होगा, एक निश्चित प्रोसेस होगा। उसी प्रोसेस को समझाने का ये प्रयास जो है वो समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो उसी को समझाने का प्रयास है। कुल मिलाकर हम देखें तो समाजशास्त्र के उद्भव के द्वितीय चरण में हमें देखने को मिलता है कि समाजशास्त्र कहीं न कहीं एक वैज्ञानिक स्वरूप अपने आप में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आने लग चुका था। अब इसकी हम तीसरी अवस्था की बात करें, समाजशास्त्र के उद्भव का जो तृतीय चरण है, इस अवस्था का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से माना गया है। 15वीं शताब्दी से इस समझिए कि एक प्रकार से इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जो है एक प्रकार से शुरू हो चुका था। इस काल में, जैसा कि मैंने लिखा भी है, इस काल में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जो है वो प्रारंभ हो गया था। इस काल में विचारकों के बौद्धिक चिंतन के फलस्वरूप समाजशास्त्र के विकास के लिए एक आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, यानी कि कॉम्ट से पहले की जो पृष्ठभूमि है वो यहाँ पर तैयार होना प्रारंभ हो चुकी थी। हॉब्स, लॉक तथा रूसो द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। सर थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। विको नामक विद्वान ने दी न्यू साइंस में सामाजिक शक्तियों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की। मॉल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। ये सारी बातें जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपको एक तरह इसलिए मैंने ये आपको चीज़ दी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये आपका एक प्रकार का नोट्स है। मैंने जो भी आपके सामने प्रस्तुत किया है आप उसको अक्सर अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इससे ज़्यादा आपको उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये उत्तर आपको अच्छे नंबर दिलाने में सहायक होगा, क्योंकि वर्तमान में यही हमारी समस्या है कि हम कितना ज्ञान अर्जन करते हैं, कितना पढ़ते हैं, हमें कितना समझ आया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम में हमने मार्क्स क्या लिए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि समाजशास्त्र के उद्भव का जब तृतीय चरण आता है तो इस तृतीय चरण में स्पष्ट तौर पर हमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए समाज वैज्ञानिक उस वक्त के, जिनके नाम मैंने आपको बताए, चाहे हॉब्स हो, लॉक हो, रूसो हो, थॉमस मूर हो, मॉन्टेस्क्यू हो, विको हो, इन सब ने कहीं न कहीं वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम विज्ञान मानते हुए इन्होंने समाजशास्त्र के या समाजशास्त्र उस वक्त भले विषय के रूप में, भले ही औपचारिक विषय के रूप में भले ही प्रारंभ ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से उसकी प्रारंभ उन्होंने उसकी जो शुरुआत है वो उन्होंने इसकी कर दी थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है इन विद्वानों का योगदान समझा जाना चाहिए, जो कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और भी बहुत से विद्वान हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर नहीं दिए, जैसे जेम्स हैरिंगटन हैं, उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और भी कई विद्वान रहे जिन्होंने बहुत सी, जैसे कंडोरसेट ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मैं सब बात को यहाँ पर जानबूझ के इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी बातें लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसको समझ लें, यही काफ़ी है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो ये समाजशास्त्र का द्वितीय और तृतीय चरण रहा, और अंतिम जो औपचारिक चरण जो है समाजशास्त्र का, जिसको हम समाजशास्त्र के उद्भव की चतुर्थ अवस्था कहते हैं और जो कॉम्ट से शुरू होती है, उस पर हम अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसे ही पढ़ें और इसको ध्यान से सुनें, और अगर कोई प्रश्न आपका हो तो मुझे अवश्य भेजें।